नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी पूजा सिंघल मामले में अब चार्जशीट दाखिल करने जा रही है और उस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हैं और उनकी माने तो जो ईडी की चार्जशीट है उसमें क्या कुछ लिखा है वो मैं कुछ हिस्से आपको बता देता हूँ। कुल मिलाकर स्टोरी ऐसी बनती है कि साहेबगंज के जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर थे विभूति कुमार, वो पाकुड़ के प्रदीप शाह और दुमका के कृष्णचंद्र किस्कू, ये तीनों मंथली बेसिस पे पूजा सिंघल के सीए के पास पैसे पहुंचाते थे। बीच बीच में कुछ और पैसे की डिमांड की जाती थी तो वो भी लाकर देते थे। इस पूरे प्रकरण में जो मास्टरमाइंड है वो तो टॉप पे पूजा सिंघल है, जो कि पैसे इनसे वसूलती थी सुमन कुमार के जरिए जो उनके सीए थे। लेकिन विभूति कुमार की भूमिका इसमें शुरू से संदिग्ध रही है। कहा यह गया कि कृष्णचंद्र किस्कू जो कि दुमका के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं, वो शुरुआत में राजी नहीं थे ये काम करने के लिए। उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े पैमाने पे अगर मैं गड़बड़ी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पंकज मिश्रा के इशारे पर विभूति कुमार और कुछ लोगों ने मिलकर कृष्णचंद्र किस्कू की एक सीडी बना ली थी। कोई गर्लफ्रेंड थी या इस तरह का कोई संबंध रहा होगा कृष्णचंद्र किस्कू का, तो वो आपत्तिजनक सीडी बनाकर इनको ब्लैकमेल किया जाता था और फिर वो इस नेक्सस में शामिल हो गए, हर महीने पैसे पहुंचाने वाले नेक्सस में। और ये सुमन कुमार ने भी कहा है कि पैसे आते थे। इनका जो बैंक अकाउंट है तीनों डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स का, उससे भी कुछ तस्दीक हुई है और कृष्णचंद्र किस्कू ने भी ये सारी कहानी बयां कर दी है कि कैसे हम लोग हर महीने पूजा सिंघल के लिए पैसे पहुंचाना होता था। बीच बीच में और पैसे की डिमांड की जाती थी सुमन कुमार के द्वारा, हम वो भी पहुंचाते थे। और सुमन कुमार ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ये मैडम के इशारे पर होता था। अब वो मैडम कौन है ये आपको पता है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आपको पता होगा कि आज से करीब 8 या 9 महीने हुए होंगे, मुंबई की एक मॉडल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो आरोप लगा रही थी कि उसकी जान को खतरा है बाबूलाल मरांडी से, सुनील तिवारी वगैरह से। उस वक्त बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी महाराष्ट्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। उसमें उन्होंने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की थी और कहा था कि भगवान न करे उस मर्डर को कहीं कुछ हो गया तो कल को इल्जाम मुझ पे आएगा, इसलिए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस वक्त चूंकि प्लेस ऑफ अकरेंस महाराष्ट्र था, तो उस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। वो फाइल दब सी गई। अब वो क्यों दबाई गई, दबी, ये हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जब महाराष्ट्र में सरकार बदली, सत्ता बदली और वहां देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और शिंदे मुख्यमंत्री बने, तो अचानक उस फाइल का मूवमेंट शुरू हुआ। और हमें जो जानकारी मिल रही है आज की तारीख में, यानी 21 नवंबर 2022, शायद महाराष्ट्र सरकार ने उस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मूव कर दिया है फाइल सीबीआई की जांच के लिए, ये कंफर्म है। तो अब इस प्रकरण में जो कुछ भी होगा वो आगे देखा जाएगा। एक और मामला है बिहार का। आपको पता है कि हम झारखंड और बिहार में धर्म परिवर्तन के मामले को लगातार उठाते रहे, लेकिन हमारे पास आंकड़े नहीं थे इस बात की पुष्टि के लिए कि यहाँ कितना धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से इस तरह के, झारखंड सरकार की ओर से इस तरह कोई आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब एक आंकड़ा आया है बिहार से। बिहार में 1991 के बाद ईसाइयों की जनसंख्या में 143.2% की वृद्धि हुई है और 2011 के बाद तो इसमें अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। 2001 से 2011 के बीच बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत दर रही 47.15। तो वहीं
ईसाइयों की जनसंख्या में किसी जिले में 1000%, किसी जिले में 2000% और 8000% तक भी बढ़ी है। कुछ उदाहरण मैं बताता हूं कि 1991 में मधुबनी में सिर्फ 40 ईसाई थे, 2011 में 3262 हो गए। औरंगाबाद में 63 ईसाई थे मात्र, 2218 हो गए। दरभंगा में 141 ईसाई थे, 3534 हो गए। खगड़िया में 27 से बढ़कर 1253 और शेखपुरा में 14 से बढ़कर 375। ये सब वो जिले हैं जहां ईसाई जनसंख्या में बढ़ोतरी 2000% से ज्यादा हुई है, उसको मैं मार्क कर रहा हूं। इसके अलावा 13 और जिले हैं जहां 1000% की वृद्धि दर दर्ज की गई। तो एक मैं वहां पूछ रहा था जो इस फील्ड में काम करते हैं, एनजीओ हैं, उनसे कि ये कैसे होता है। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि बिहार में मिशनरियां शुरू में डायरेक्ट नहीं आती, चाहे वो दलित टोले की बस्ती हो, खास करके दलित उनके निशाने पर रहते हैं, या फिर वैसे लोग जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले मिशनरियां वैसे संगठनों को फंड करती हैं जो कि दलित उत्थान के लिए या यूँ कहें दलितों के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे भीम आर्मी वगैरह हो गया, जो दलित सेना हो गए, इस तरह के। और वो एक माहौल बनाते हैं और वो बार बार कहते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है या तुम आर्थिक रूप से पिछड़े हो, इसकी वजह ब्राह्मणवाद है या हिंदू मानसिकता है, और जब तक तुम हिंदू हो तब तक ऐसा रहेगा, तुम्हारे साथ शोषण होता आया है। जब वो ज़मीन तैयार हो जाती है तब डायरेक्ट क्रिश्चियन मिशनरियाँ वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं कन्वर्सन में। और ये गया जिला, औरंगाबाद जिला, बिहार से सटे जो है वो, और सीमांचल के कुछ इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ा है, सिवान गोपालगंज में भी। बिहार सरकार जो मौजूदा सरकार है, हालांकि उन्होंने जब ये रिपोर्ट तब आई जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में थे, और आज वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में हैं, तो आज सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से कोई किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। तो बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि हम बार बार कहते रहे हैं कि एक स्टडी तो हो जाए कि किस जिले में कितने आदिवासी बने और उनके पीछे कितने दलित जो हैं ईसाई बने और उसके पीछे का कारण क्या है, कौन से लोग सक्रिय हैं। लेकिन वो स्टडी होगी नहीं होगी हमें नहीं जानकारी, लेकिन स्थिति उन जिलों में राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर तनावपूर्ण हो सकती है। और ख़ास करके ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब बिहार में एक तरह से कहें कि राजनीतिक प्रयोग का दौर जारी है। तो देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन झारखंड में ये जो भ्रष्टाचार वाली बात है, सीबीआई वाली, और ये जो चार्जशीट है ईडी की वो, और बिहार में कन्वर्सन, इन खबरों पर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में इसकी गूंज जरूर सुनाई देगी।